नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मंत्र नामक पाठ की रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट 3 करके एक गद्यांश दिया गया है, जिसके ठीक नीचे प्रश्न करके 1, 2, 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। जैसा कि पॉइंट 1 में पूछ रहा है, उपरयुक्त गद्यखंड का संदर्भ लिखिए, 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और 3 में प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, फिर इस गद्यांश का उत्तर उसमें, उसमें का उत्तर इसमें, ऐसा ऐसा करके लिख देते हैं। बहुत सारे लोग तो संदर्भ में ही गलती कर देते हैं, जिससे उनके नंबर माइनस हो जाते हैं। इसलिए याद रहे, आपको संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी कॉपी चेक करने वाला हो, आपका संदर्भ पहली हेडिंग होती है, इसलिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता है। याद रहे, कभी कभी यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो भी वहाँ पर लोग करते क्या है, पॉइंट 1 डालेंगे और फिर इसके बाद वहाँ पर वो संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। याद रहे, वहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर पॉइंट आ करके गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आपको जिस गद्यांश की व्याख्या करते हैं उसकी शुरुआत के 2 अक्षर, लास्ट के अक्षर, इसके बाद पॉइंट आ और फिर इसके बाद संदर्भ और फिर इसके बाद नीचे लाइन में पाठ और लेखक का नाम, ऐसे करके लिखना है। कैसे लिखना है हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके प्रश्न जो 1, 2, 3 करके दिए हैं इनको भी पढ़ना है, फिर इसके बाद इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 3 करके दिया है, तो पॉइंट 3 का मतलब है ये आपकी किताब का तीसरा अध्याय है। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 3 में दिया है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। कुछ इस तरीके का तीसरा गद्यांश है, जिसकी आपको ठीक नीचे के प्रश्न पढ़ के, पहले में संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर इसके बाद पॉइंट 3 का एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जैसे प्रकृति पर क्या छाई हुई थी, इसका उत्तर आपको लास्ट में लिखना है। याद रहे, आपको इस छोटे से गद्यांश के संदर्भ व्याख्या करने के लिए आपको 4 के 4 नंबर मिल जाते हैं। इसलिए याद रहे, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। संदर्भ में तो बिल्कुल पाठ और लेखक का नाम अच्छे से याद करके लिखना है और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। वीडियो में व्याख्या कैसी करनी है इसको हम आगे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उत्तर हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद हम पहले संदर्भ लिखेंगे। इस गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे, इसके बाद पॉइंट 3 करके वही हरा भरा, इसके बाद लास्ट के अक्षर अश्रु प्रवाह था और इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे। याद रहे, यहाँ पर हमने उत्तर नीचे डाला है, लेकिन जब आप वहाँ पर ये ऊपर की पॉइंट लाइनें लिखेंगे तो आपको उत्तर इससे भी ऊपर डालना है, क्योंकि वहाँ पर देखिए होता क्या है कि पूरे गद्यांश से 2 गद्यांश आपको वहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक की ही व्याख्या करनी होती है। तो कॉपी चेक करने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश की व्याख्या की है? जिसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालिए, इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर 3 का किया है तो पॉइंट 3 डाला है, वही हरा भरा शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर अश्रु प्रवाह था। तो इसी तरह से जब आप वहाँ पर पहले या दूसरे की जिसकी भी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने वहाँ पर 2 की किया तो आप वहाँ पर 2 पॉइंट डालेंगे, इसके बाद जो शुरुआत के 2 अक्षर होंगे वो डालेंगे और इसके बाद जो लास्ट के 2 अक्षर होंगे वो डालेंगे, बीच में डॉट डॉट कर देंगे। फिर इसके बाद पॉइंट 1 करके संदर्भ हेडिंग डालेंगे और इसके बाद आप अपना संदर्भ लिख देंगे। और कभी कभी होता क्या है कि वहाँ पर जैसे आ करके पूछ लेता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आ पॉइंट डालना है, इसके बाद पूरा संदर्भ लिखना है और फिर इसके बाद लास्ट में अथवा लगा के, अथवा लिखित पाठ का नाम मंत्र व लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है, ऐसे करके लिखना है। चलिए हम पढ़ के आपको बताते हैं कैसे लिखना है।
तो यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था, तो हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद संदर्भ में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ, जैसा कि यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था। और जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम लिखना है वहाँ पर आप पूरा संदर्भ ये लिखिए। इसके बाद लास्ट में अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम मंत्र व लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। ये हो जाएगा सही तरीका संदर्भ लिखने का। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। याद रहे संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करनी है। और जहाँ पर आप लिखेंगे पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ और लेखक के नाम के जो शब्द हैं उनको आपको काले पेन से लिखना है, ताकि जब कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी चेक करे तो उसकी नज़र सबसे पहले पाठ और लेखक के नाम पर जाए, ताकि आपका पूरा संदर्भ भी वो ना चेक करे अच्छी तरीके से। ये होता है सही तरीका वहाँ पर लिखने का। तो इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसकी व्याख्या में लिखेंगे कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था, वहीं कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही छोटी थी। याद रहे इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारा अगला आता है पॉइंट 3, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। प्रश्न आपने शुरुआत में पढ़ ही लिया। इसके उत्तर में यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 3 के एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इस गद्यांश में हमने आपको पॉइंट 1 में संदर्भ अच्छी तरीके से कैसे लिखना है ये बता दिया स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद पॉइंट 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट 3 में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। ये हमारा गद्यांश अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट नंबर 5, जो हमने आपसे शुरुआत में ही बताया था कि हमने तीसरे और 5वें अध्याय की व्याख्या करनी है। तो हम यहाँ पर तीसरे की अच्छी तरीके से गद्यांश की व्याख्या कर दिए। इसके बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर 5, 5वां गद्यांश। उसको जानने से पहले आपको हम सबसे पहले अच्छी तरीके से इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसको याद करने का तरीका सबसे आसान तरीका यही है कि इसको देख देख कर सुना ना जाए, इसको सिर्फ एक जगह पर रखकर कहानी की तरह सुना जाए। क्योंकि जब हम कहानी की तरह सुनते हैं तो इसका फिगर जो है वो हमारी कल्पनाओं में बनता है, और जिससे हम जहाँ पर बोलते हैं उस फिगर को याद करते हैं और हमें इसकी लाइनें याद आ जाती हैं और अच्छी तरीके से जल्दी याद हो जाता है। जैसे हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी याद हो जाती है, लेकिन ये पाठ याद नहीं होते, क्योंकि पिक्चर में हमें फिगर देखने को मिलता है और जहाँ पर हम बोलते हैं वो सीन को याद करते हैं और हमें याद आ जाता है। ठीक उसी तरह से आप इसे भी याद कीजिए, कल्पनाओं में फिगर बनाइए। इसको देखिए मत, सिर्फ सुनिए, और सुनते समय आपकी कल्पनाओं में फिगर बनेंगे और ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अतः अब हम इसके बाद अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, बोले तो 5वां गद्यांश। यहाँ पर कुछ इस तरीके का 5वां गद्यांश है और अब हम इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 5 करके कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ है, जिसकी हमें पहले की तरह हिंदी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या करने के पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, तो जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर हर एक लाइन के नीचे एक रेखा खींची रहेगी लंबी लंबी, और जिस लाइन के नीचे रेखा खींची रहेगी हमें उन्हीं लाइनों की संदर्भ सहित उनकी हिंदी व्याख्या करनी होती है। जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का वहाँ पर लाइन खींचा हुआ पैराग्राफ मिलेगा और उसके ठीक नीचे 1, 2, 3 पॉइंट करके उसी में से प्रश्न करके 1, 2, 3 पॉइंट के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिन प्रश्नों के आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है।
ये पैराग्राफ को हम पहले पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम आपको स्क्रीन छोटी करके दिखाएंगे कि वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस पैराग्राफ के साथ वो किस तरीके से होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 5 में दिया है, रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अवे से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ है। अभी आप जिस तरीके से स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं ठीक इसी तरीके से आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र में मिलेगा और इन जो लाइनें लिखी हैं इन हर एक लाइन के नीचे वहाँ पर रेखा खींची रहेगी। जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी आपको उन लाइनों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। जैसा कि यहाँ पर देखो पॉइंट ए करके पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और 3 में ग्लानि किसको हो रही थी। एक पॉइंट में जो पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको लिखना संदर्भ ही है, लेकिन पाठ और लेखक के नाम पर वहाँ पर 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी होती हैं जो हम आपको अभी लिख के बता देंगे। और दूसरे में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कि वहाँ पर जो पूरा पैराग्राफ होगा उस पूरे की नहीं व्याख्या करनी होती है, लेकिन जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहती हैं हमें सिर्फ उन्हीं लाइनों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, याद रहे। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम हेडिंग डालेंगे उत्तर और इसके बाद पॉइंट 1 करके संदर्भ। यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा है तो हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और फिर इसके बाद संदर्भ लिखेंगे और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया हमारा संदर्भ। और जहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से पहले संदर्भ भी लिखना है और इसके बाद एक लाइन और लिख देनी है कि लिखित पाठ का नाम मंत्र व लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। ये 2 लाइनें आप वहाँ पर जोड़ देंगे, आपका वो भी संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। संदर्भ लिखते समय ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि गद्यांश में कभी भी और कहीं पर भी रचित और शीर्षक मत डालना, क्योंकि रचित और शीर्षक डाला जाता है पद्यांश में और ये गद्यांश यहाँ पर लेखक और पाठ ही डाला जाता है। इसके अलावा हमने नीचे और भी 2 लाइनें लिख दी हैं। इसमें उन्होंने यह बताया है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का अनुभव तब होता है जब उसके प्रायश्चित का समय निकल जाता है। अपने ऊपर उसी प्रकार की विपत्ति के आने से मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं। ये जो लाइनें हैं हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हम प्रसंग नहीं लिख सकते, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पर 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख दी हैं कि जब कॉपी चेक करने वाला आपकी इस लाइनों को पढ़ेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि आपको व्याख्या के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है और आप वहाँ पर व्याख्या में बच सकते हैं। तो अगर आपको व्याख्या अच्छी तरीके से मालूम है तो ये लाइनें नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर व्याख्या अच्छी तरीके से नहीं मालूम है तो ये लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा। और इतना अच्छी तरीके से संदर्भ लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉइंट 2 करके हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बूढ़े के मंत्र तंत्र के उपचार से कैलाश ठीक हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचानने का प्रयास करते हैं और अंततः उन्हें उस घटना का स्मरण हो आता है जब वह गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र को मृत प्राय अवस्था में उनके पास लेकर आया था, लेकिन वह उसको देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है। वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं।
अपनी पत्नी नारायणी से वे कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं, तथापि मैं उसे अवश्य खोजेंगे या खोजूंगा। वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखेगा या याद रखूंगा। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। अतः आपकी जानकारी के लिए बता दूं याद करने का एक सरल तरीका। देखिए, जब हम किसी चीज़ को देख देख के याद करते हैं तो हमारा आधा फोकस देखने में जाता है और आधा फोकस उसको फीड करने में होता है, इसलिए हमको जल्दी याद नहीं होता है। लेकिन आप इसको सुनना, देखना नहीं, सिर्फ सुनोगे तो ही अच्छी तरीके से याद हो पाएगा। कहानी की जैसे क्या है कि कभी कभी हमें बचपन में कोई कहानी सुनाता था तो वो याद हो जाती है, लेकिन किताबों में जो लिखा हुआ वो याद नहीं होता, क्योंकि उसे हमें खुद से देख देख के पढ़ना होता है। तो आपको इसको देखना नहीं है, लेकिन सुनना है। सुनने से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और फिर आप इसको देख लीजिए लिखने का तरीका क्या है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में हम लिख देंगे, ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय की भी व्याख्या का काम कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या अच्छी तरीके से करवा दी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।